हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ब्लैक होल की खोज की गई है। इस ब्लैक होल की पृथ्वी से दूरी लगभग 1600 प्रकाश वर्ष है, जिसको अगर आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इस ब्लैक होल की पृथ्वी से दूरी लगभग 15.12 इंटू 10⁻15 किलोमीटर होगी। यह ब्लैक होल सूर्य से लगभग 10 गुना बड़ा है। दोस्तों, हमारी जो आकाशगंगा है उसमें लगभग 10 लाख से लेकर 1 अरब तक ब्लैक होल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लैक होल क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, क्या ये जो ब्लैक होल है वो किसी तरह पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या होगा अगर एक सूर्य जो है वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाए? अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल में गिर जाता है तो उस व्यक्ति का क्या होगा? दोस्तों, ये सारे सवाल हैं जो ब्लैक होल से रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या हम लोग ब्लैक होल को देख सकते हैं, तो और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। दोस्तों, ब्लैक होल आकाश में स्थित एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आकाश है और उसमें सर्किल आकार का कोई पिंड है, ठीक है। इस पिंड को हम लोग ब्लैक होल नाम दे देते हैं। अब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो ब्लैक होल है वो क्या होता है। तो समझिए कि ये जो ब्लैक होल है इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, कोई भी पिंड हुआ तो उसके ग्रेविटेशन फोर्स की एक लिमिट होती है, यानी कि उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक लिमिट तक ही काम करता है। उसके बाद जो है उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो समाप्त हो जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी ही है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर भी ग्रेविटेशन है, जिसके थ्रू हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसके भी ग्रेविटेशन की एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को के पार जाएंगे तो आप जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। इसी तरह जो हमारा ब्लैक होल है इसकी भी ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, पृथ्वी से लगभग कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशन है उसकी भी एक सीमा होती है। तो समझिए कि ये जो हमारा एक सर्किल है इसके ऊपर जो है हम लोग इसके ग्रेविटेशन की एक सीमा बना दे रहे हैं, यानी कि इस ब्लैक होल के ऊपर ये जो सीमा है यहाँ तक जो है इसका ग्रेविटेशन काम करेगा। और ये जो सर्किल है इस सर्किल के पूरा नीचे तक समझिए कि एक होल टाइप का है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी जा सकता है। तो वो जो पूरा होल हुआ वहाँ से लेकर ये जो आपका जो ऊपर हम लोगों ने लेयर बनाया है इसका जो एक लिमिट रखा है, यह पूरा एक ब्लैक होल का जो है ग्रेविटेशन एरिया है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हमारा ब्लैक होल का ग्रेविटेशन काम करेगा। तो ये जो हम लोगों ने ऊपर जो इसकी सीमा बनाई है इसको कहा जाता है इवेंट होरिजन। इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट होरिजन, यानी कि ये जो ब्लैक होल है इसकी क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई वस्तु जो इवेंट होरिजन के अगर बाद स्थित है तो ब्लैक होल उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर इस जो इवेंट होरिजन है अगर इसको पार कर जाए, जो हम लोगों ने सीमा तय किया है, समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है वो इस ब्लैक होल की तरफ आ रही है और आते आते उसने क्या किया कि जो इसके ऊपर की जो ग्रेविटेशन सीमा है उसको पार कर दिया। तो जो ही ग्रेविटेशन सीमा को पार करेगी ये जो ब्लैक होल है उसको बहुत तेज़ी के साथ अपने अंदर जो है खींच लेगा। चाहे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो आपका ईंट हो, पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हो, कोई ग्रह हो, स्टार हो, सैटेलाइट हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका कोई गैस हो, धुआं हो, धूल के कण हो, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको जो है जब ही ये सारी चीज़ें इसके इवेंट होरिजन को पार करेंगी ये जो ब्लैक होल है पूरा उसको जो है अपने अंदर तेज़ी के साथ खींच लेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल यह उठता है कि क्या ये जो ब्लैक होल है वो प्रकाश को भी खींच सकता है? क्या ध्वनि को भी अपने अंदर खींच सकता है? क्या जो हमारी हीट है उसको अपने अंदर खींच सकता है? तो हाँ, इसको भी ये अपने अंदर खींच सकता है। सोचिए, इसके अंदर इतना पावर है, यानी कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा है कि यह प्रकाश तक को अपने अंदर खींच लेता है, ध्वनि तक को अपने अंदर खींच लेता है, और जो हीट है उसको भी अपने अंदर खींच लेता है। और जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चाहे किसी भी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग हो, उसको भी ये अपने अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों, खींचने तक तो सही है, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये वस्तुओं को खींचने के बाद क्या दोबारा ये वस्तुओं को बाहर निकालता है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं। ब्लैक होल एक ऐसी संरचना है कि अगर कोई भी पिंड अगर उसने इवेंट होरिजन को पार कर लिया और वो ब्लैक होल के अंदर एंट्री कर गई तो उसके बाद वो दोबारा इवेंट होरिजन को पार करके ब्रह्मांड में वापस नहीं जा सकती। यही ब्लैक होल की मेन खासियत है। अब दोस्तों, समझिए कि ये जो ब्लैक होल है इसकी जो संरचना है वो सेम टू सेम एक ब्लैक बॉडी की तरह है। ब्लैक बॉडी यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है
जो किसी भी तरह के विकिरण को अपने अंदर अवशोषित तो कर लेगी, और अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि पूरी तरीके से हीट हो जाती है, और हीट होने के बाद वो जो है ब्लैक बॉडी अपने अंदर से जो है एक अलग तरह की विकिरण निकालती है, जिसको हाफ किंग रेडिएशन बोलते हैं, और उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में जो है टेम्परेचर निकलता है, यानी कि तापमान निकलता है। तो ये तो ब्लैक बॉडी जिसको हम लोग परिभाषित करते हैं, ये एक छोटी सी कोई काले रंग की बॉडी होती है, तो ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको आदर्श ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो सेम टू इसी संरचना पे जो है हमारा ब्लैक होल काम करता है, यानी कि ब्लैक होल भी सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है जब उसके अंदर क्रिया होती है तो उस क्रिया के फलस्वरूप ब्लैक होल में बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन निकलती है और हीट जनरेट होता है, जैसे कि ब्लैक बॉडी में होता है। लेकिन जो ये हीट और जो ये विकिरण है जो ब्लैक होल के अंतर्गत निकल रही है, क्या ये जो हीट है और जो विकिरण है वो होल को पार करके ब्रह्मांड में जा सकती हैं? तो नहीं। जो इन सबके क्रिया से जो हमारा विकिरण यहाँ पे बन रहा है और जो टेम्परेचर बन रहा है, ये चीज़ें भी, और इसके साथ जो प्रकाश है वो भी, जो इस ब्लैक होल के ऊपर की जो सीमा है, इवेंट होरिजन है, उसको पार करके ये ब्रह्मांड में दोबारा वापस नहीं जा सकती। दोस्तों यही रीजन है कि यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ब्लैक होल को आप लोग देख ही नहीं सकते हैं। अब कैसे नहीं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? तो दोस्तों देखने की जो आपका रूल है वो क्या है? देखने का रूल यह है कि कोई भी वस्तु हमको तभी दिखाई देती है जब हमारे आँख से अगर रोशनी निकल रही है और वह रोशनी जो है उस बॉडी से परावर्तित होकर दोबारा हमारे आँख में एंट्री कर जाए, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल में ऐसा नहीं होता है। ब्लैक होल को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो ब्लैक होल हमारे आँख से जो रोशनी निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि ये जो ब्लैक होल है वो जो हमारे आँख से रोशनी उसको रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है, यानी कि ब्लैक होल से रोशनी वापस हमारे आँख में आती ही नहीं है। चाहे हमारे आँख की रोशनी हो, चाहे तारे की रोशनी हो, चाहे कहीं से भी कोई भी प्रकाश आप ब्लैक होल में डालें, वो बाहर आ ही नहीं सकती है। तो जब रोशनी बाहर आ ही नहीं रही है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो यही रीज़न है कि हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं, और वो ब्लैक होल पूरा काला होता है। यही रीज़न है कि उसको ब्लैक बोला जाता है, और चूंकि उसके अंदर सारी चीज़ें चली जा रही हैं इसलिए उसको होल मतलब मिलाकर ब्लैक होल नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा जो आपका सिस्टम है वो ब्लैक होल का। ब्लैक होल के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल से जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन में हॉकिंग रेडिएशन होता है और टेम्परेचर होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि जो हमारा अंतरिक्ष में स्थित ब्लैक होल है, जब इसको आप देख ही नहीं सकते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में कहाँ है? तो दोस्तों अब ब्लैक होल को पता करने के लिए कि ये अंतरिक्ष में कहाँ है, ये वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। लेकिन इस चीज़ को पता करने के लिए जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर सेटेलाइट जो चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के, उसमें कई सारे दूरबीन फिट किए गए हैं जो इस तरह की चीज़ों को ही कैप्चर करने के लिए वहाँ पे लगाए गए हैं। तो वो दूरबीन क्या करते हैं, जैसे कि आप मानिए कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल है, ठीक है, अब और इस ब्लैक होल के चारों ओर जो है एक तारा या फिर कई तारों का समूह जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो जब वो चक्कर लगाएगा तो उस तारे से चूँकि बहुत गर्म होता है, और तारे में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, ठीक है, जो कि जलती रहती है। तो अब समझिए जब तारा जलेगा तो उसमें से जो गैसें निकलेंगी, जो धुएँ निकलेंगे और जो कण निकलेंगे तारे से, उस सभी कण जो है वो आकर्षित होते हैं ब्लैक होल की तरफ। तो वो उसमें इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, हीट होता है, और जो उसमें कण होते हैं कि वो जो है दूरबीन उसको कैप्चर कर सकता है। तो जब वो चीज़ें आती हैं और ब्लैक होल में इंटर करती हैं तो वो एक सर्पिला आकार, जैसे ये आपका ब्लैक होल है, यहाँ पे ये ऊपर से आई प्रकाश की किरण और यहाँ पे जो है इंटर की, इस तरह ये सर्पिलाकार आकार में जो है ये ब्लैक होल के अंदर जो है वो इंटर करते जाती है। तो अब ये जो घटना है, इस घटना का जो चित्र है वो दूरबीन द्वारा कैप्चर किया जाता है, और इसी आधार पर जो है हम एक ब्लैक होल का अनुमानित चित्र जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। इस नियम के आधार पर ही जो हमारी एक गैलेक्सी है क्षीरमार्ग, उसके केंद्र में स्थित एक ब्लैक होल का पता लगाया गया जिसका नाम है सैगिटेरियस ए। यह जो ब्लैक होल है वो सूर्य से लगभग 43 लाख गुना बड़ा। अब ब्लैक होल के द्वारा चूंकि ब्रह्मांड की कई सारी चीज़ों को जो है अपने अंदर खींचा जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, या इसको आइंस्टीन का सामान्य अपेक्षिता का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जिसे आइंस्टीन के द्वारा सन 1915 में दिया गया था। इसमें आइंस्टीन के द्वारा यह बताया गया था कि किसी भी पिंड का जो स्पेस टाइम है वो उस पिंड के वेलोसिटी और उसके ग्रेविटेशन फोर्स पर निर्भर करता है। यानी कि अगर किसी पिंड के वेलोसिटी में हम लोग चेंजिंग करें और ग्रेविटेशन फोर्स में चेंजिंग करें तो उस पिंड के स्पेस टाइम में चेंजिंग होता है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जिसे हम लोग देखते हैं कि वो ग्रेविटेशन के कारण किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसका मुख्य कारण होता है स्पेस टाइम।
क्योंकि ये वस्तुएं अपने मान और आकार के आधार पर जो हमारा स्पेस टाइम है उसमें मरोड़ पैदा कर देती हैं, और इसी मरोड़ के कारण जो इस पिंड के चारों ओर जो भी हमारे जो वस्तुएं स्थित रहती हैं वो इसकी ओर खींची चली जाती हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक वर्गाकार चादर है और इस वर्गाकार चादर के चारों ओर हमारे कई सारे पिंड रखे हैं और इसके सेंटर में एक हमने कोई बड़ा पिंड रख दिया है। ठीक, इन सारे जो हमारा वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा है या वर्गाकार जो चादर है इसके चारों ओर जो भी हमने पिंड रखे हैं इसके बीच में हम लोग एक और जो है बड़ा पिंड रख देते हैं। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बीच में एक सूर्य है और उसके चारों ओर जो है ग्रह आपके चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह का कुछ आप कल्पना इस कपड़े पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कल्पना करिए कि जब भी हम मतलब जो बीच वाला बड़ा पिंड है वो जब भी हम इस कपड़े पर रखेंगे तो ये कपड़ा क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। यानी यही कपड़ा है, इसमें मरोड़ पैदा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इस पिंड को रखेंगे, अब चूंकि ये कपड़ा वर्गाकार आकार का है तो जैसे ही बीच में हम पिंड रखेंगे ये कपड़ा क्या होगा, नीचे की तरफ धंसेगा और जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो क्या होगी, अंदर की तरफ दबेगी। जब अंदर की तरफ दबेगी तो इस कपड़े के किनारे पे जो पिंड है वो भी पिंड क्या होंगे, जो हमारी सेंटर वाली बॉडी है उसके पास खींचे चले जाएंगे। कहने का मतलब कि इस पिंड बीच में जो हम पिंड रख रहे हैं उसका द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा और उसका आकार जितना ही बड़ा होगा उतना ही ये जो रखने पर कपड़े पर उतना ही इस कपड़े में ज़्यादा मरोड़ होगा। यानी कि कपड़ा नीचे की तरफ धंसता जाएगा और जितना ज़्यादा धंसता जाएगा उतना ही जो कपड़ा है वो सेंटर की तरफ खींचता जाएगा, जिससे इस पिंड के चारों तरफ जो हमने पिंड रखे हैं यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ जो आपके जो ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं वो जो स्पेस टाइम है उसमें मरोड़ होने के कारण चूँकि इसका जो चादर की लंबाई घट रही है इसके वजह से ये भी क्या करेंगे, सूर्य के समीप आएंगे। यानी कि आपको कल्पना कर रहे हैं सूर्य वाला बस, लेकिन आप ये ब्लैक होल के सेंस में यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए जो सेंटर में ब्लैक होल है इसके कारण यानी इस ब्लैक होल का द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा और आकार जितना ही बड़ा होगा उतना ही ये स्पेस टाइम में मरोड़ लेकर आएगा, और जितना ज़्यादा स्पेस टाइम में मरोड़ लेकर आएगा उतना ही तेज़ी के साथ जो इस ब्लैक होल के चारों ओर जो हमारी सामग्री उपस्थित है उतना ही तेज़ी के साथ ये ब्लैक होल के अंदर खींची जाएंगी। तो दोस्तों ये है पूरा जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया सिद्धांत जिसके थ्रू इस तरह की जो घटना है वो होती है। यानी इसी सिद्धांत के कारण जो ये ब्लैक होल है वो अपने चारों ओर उपस्थित वस्तुओं को अपने अंदर खींचता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सूर्य और पृथ्वी कभी ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सूर्य और पृथ्वी कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो दोस्तों अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो किसी भी मात्रा यानी किसी भी द्रव्यमान का जो पदार्थ है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। इस आधार पर पृथ्वी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है और सूर्य भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो पृथ्वी अगर ब्लैक होल में कन्वर्ट होती है तो पृथ्वी की प्रेजेंट टाइम पे त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब पृथ्वी को अगर ब्लैक होल में कन्वर्ट होना है तो इसको इतना कंप्रेस होना पड़ेगा, यानी इस पर इतना दबाव डालना पड़ेगा कि ये कंप्रेस होकर केवल 9 mm रह जाए, यानी पृथ्वी की त्रिज्या केवल 9 mm रह जाए, तब जाके यह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। अब सोचिए दोस्तों 6371 किलोमीटर जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या है उससे घटकर केवल 9 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से कम, केवल इतना छोटा जो है पृथ्वी होगा तब जाके वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। इसी तरह सूर्य को देखा जाए तो सूर्य को इतना कंप्रेस होना पड़ेगा कि जो सूर्य की प्रेजेंट टाइम में त्रिज्या है वो 6,96,340 किलोमीटर है। तो जब सूर्य कंप्रेस होकर केवल 3 किलोमीटर उसकी त्रिज्या रह जाएगी तो उस स्थिति में यह ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य कभी ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी के पास पृथ्वी और सूर्य के पास न तो उतना द्रव्यमान है और न ही उतना ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो पाए। एक वैज्ञानिक ओपेनहाइमर और उनके सहयोगियों द्वारा यह बताया जाता है कि कोई भी पिंड ब्लैक होल में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उसका कम से कम द्रव्यमान सूर्य के 3 गुने द्रव्यमान के बराबर, और द्रव्यमान की इस सीमा को तोलमन ओपेनहाइमर-वोल्कोफ कहा जाता है। अब अगर कोई पिंड ब्लैक होल के अंदर चला गया है तो क्या वह ब्लैक होल के बाहर आ सकता है, या फिर अगर कोई पिंड है जो ब्लैक होल के ऊपर से जो उसका इवेंट होरिजन है उसके नीचे, यानी ब्लैक होल और इवेंट होरिजन दोनों के बीच से होकर ब्लैक होल को पार करना चाहता है, तो क्या यह दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है? तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि यह शोध हो चुका है कि अगर हमको पृथ्वी का ग्रेविटेशन क्षेत्र को पार करना है तो हमको पलायन वेग से जो है गति करना पड़ेगा। अगर हम पलायन वेग से गति करें तो हम पृथ्वी के ग्रेविटेशन क्षेत्र को पार कर सकते हैं। यानी कि पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है कि अगर आप उस वेग से चलें किसी भी पिंड के जो ग्रेविटेशन क्षेत्र होता है उसको पार कर सकते हैं। और
इस पलायन वेग का मान जो है अलग अलग पिंड के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी के लिए अलग होगा, चंद्रमा के लिए अलग होगा और सूर्य के लिए अलग होगा, क्योंकि सबका जो ग्रेविटेशन है वो अलग अलग होता है। इसी तरह जो ब्लैक होल है उसके लिए जो पलायन वेग है वो भी अलग होगा, और चूंकि इसका जो ग्रेविटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर पलायन वेग निकालना है या वैज्ञानिकों के लिए यह पॉसिबल हो सका कि ब्लैक होल के लिए पलायन वेग क्या होगा, तो यह पॉसिबल हो सकती है कि अगर ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ चली जाए और वापस ब्लैक होल के पलायन वेग से अगर ब्लैक होल के बाहर निकलने का प्रयास करे तो वो निकल सकती है, क्योंकि पलायन वेग वो वेग ही होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। तो पलायन वेग से अगर कोई वस्तु चलती है तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटेशन चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, अब कितना ज़्यादा है अगर वैज्ञानिक इसका आकलन लगा पाए और उस आकलन के हिसाब से अगर पलायन वेग की गणना कर पाए और वह वेग जो है वैज्ञानिकों के लिए पॉसिबल हो पाए, तब जाके ऐसी स्थिति पॉसिबल है, वरना ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। ये तो एक थ्योरी थी जो कि पहले शोध हो चुका है, तो यह इस पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन अप्लाई तभी होगा जब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि पता चला कि स्पीड इतना ज़्यादा है कि उतना स्पीड जो है किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, तो फिर तो मुश्किल है ब्लैक होल से बाहर निकलना। आप यही सोच सकते हैं कि जो लाइट है उसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो ब्लैक होल से नहीं निकल पाती है, यानी कि जो पलायन वेग है ब्लैक होल का उससे जो है लाइट का जो स्पीड है वो कम है। अगर लाइट का स्पीड ब्लैक होल के पलायन वेग से ज़्यादा रहता तो लाइट बाहर निकल जाती। तो ये चीज़ें, अब जो हमारा ब्लैक होल होता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये ब्रह्मांड की जो चीज़ें हैं उसको अपने अंदर खींचता रहता है। तो सोचिए कि ये सारी चीज़ें जाती कहाँ हैं। तो देखिए, ये जो हमारा ब्लैक होल होता है इसके सेंटर में, यानी कि ब्लैक होल का जो ऊपरी भाग है इससे एकदम नीचे गहराई में एक सिंगुलरिटी होता है। उसी सिंगुलरिटी की तरफ जो ये सारे पिंड हैं वो आकर्षित होते रहते हैं, यानी कि खींचते जाते हैं। तो आखिर ये सिंगुलरिटी है क्या? देखिए, सिंगुलरिटी जो है वो ब्लैक होल के अंदर स्थित एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वॉल्यूम जीरो होता है। अब वॉल्यूम जीरो कब होगा? वॉल्यूम जीरो तभी होगा जब आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों में से कोई एक चीज़ जीरो हो जाए। यानी कि अगर लंबाई जीरो हो गई तब भी आपका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, अगर चौड़ाई जीरो हो गई तब भी वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और अगर ऊंचाई जीरो हो गई तब भी आपका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और अगर कोई दो चीज़ें अगर जीरो हो गई तब भी जीरो हो जाएगा, और अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें जीरो हो गई तो भी जीरो हो जाएगा। तो सिंगुलरिटी ऐसा पॉइंट होता है जिसका जो वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है, लेकिन उसका जो घनत्व होता है वो इनफाइनाइट होता है। समझिए, वॉल्यूम जीरो लेकिन जो घनत्व है वो इनफाइनाइट, और उसका जो ग्रेविटेशन होता है वो अनंत होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो भी अनंत होता है, और वहाँ पर जो है भौतिक का कोई रूल काम नहीं करता है, और जो टाइम है वो वहाँ पे समझिए कि रुक जाती है। ऐसा पॉइंट होता है सिंगुलरिटी, जो कि ब्लैक होल के सेंटर में होता है। आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, आकाश में जब कोई बहुत बड़ा तारा होता है और उसका ईंधन खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में उस तारे में बहुत तेज विस्फोट होता है। इस विस्फोट के कारण जो तारे के अपशिष्ट बचते हैं वो आपस में जुड़ना चालू होते हैं, और आपस में जुड़कर एक बहुत घना यानी कि ठोस पिंड का निर्माण करते हैं। इस पिंड को न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, और इस न्यूट्रॉन तारे में जो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल इस तारे को कंप्रेस करता है, लगातार कंप्रेस करता जाता है, और इतना कंप्रेस करता है कि यह जो आपका न्यूट्रॉन तारा है वो धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।